इस नावल का खुलासा आपके लिए हाजिर है। मुझसे छोटी ने हाल ही में एफए किया है। भाभी की बात सुनकर वो एकदम चौंक गई। भाभी से छोटी साइमा तो अरसा 3 साल से एफए करके घर बैठी हुई थी। एक से एक रिश्ता आ रहा है इसके लिए। अब्बू ने तो अभी से टीवी और फ्रिज ख़रीद कर रख लिया है। कहते हैं जहेज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेहमान ख़वातीन पूरी तरह भाभी की तरफ मुतवज्जा थीं। इसने एक नज़र अम्मा की तरफ देखा जो इसे उठने का इशारा कर रही थी। वो चुपचाप उठकर बाहर निकल आई। भाभी की इतनी तैयारी की वजह अभी तो समझ में आई थी। वो उठकर आईने के सामने आ गई। बड़ी तनकीदी निगाहों से अपने चेहरे का जायज़ा लिया। नकोश गैर मामूली न सही, बेहद मामूली भी न थे। आंखें तो अच्छी खासी हैं मेरी, बस आईब्रोज को ज़रा सी शेप दे लेनी चाहिए। इसने बड़े गौर से अपने चेहरे को देखा था और फिर अगले रोज़ इसने पुराने रिसाले निकाल निकाल कर अपनी जिल्द के मुताबिक टोटके नोट किए और भाभी और अम्मा से चोरी सब नुस्खे खुद पर आजमाने लगी। और फिर एक दिन उसने कह दिया, अम्मा मैंने राबिया की शादी पर जाना है। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। एक बहुत खूबसूरत सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है पूरा चांद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए फिर इस खूबसूरत से नावल का आगाज़ करते हैं। बड़े सहन में झाड़ू देने के बाद वो ड्योढ़ी में पहुंची थी जब किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। उसने पलट कर देखा, अम्मा बरामदे में चारपाई डाले सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी। उन्हें मुतवज्जा न पाकर इसने झाड़ू फेंका और दरवाजे तक चली आई। कौन है? कुंडी पर हाथ रखते हुए उसने रटा रटाया जुमला बोला था। अरे ज़ेबी बेटी, दरवाज़ा खोलोगी या यूं ही बाहर खड़ा रखोगी? सकीना खाला की जानी पहचानी आवाज़ पर इसने खट से कुंडी गिरा दी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? सकीना खाला ने बड़ी उजलत में इसके सर पे हाथ फेरते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? उसने अपनाइयत का मुजाहिरा करते हुए उनसे पूछना चाहा, मगर वो अपनी ही धुन में ये जा और वो जा। हाँ, इसने गुस्से से पैर पटके दोबारा झाड़ू उठा ली। सफाई से फारिग होकर इसने मुँह हाथ धोए और किचन की तरफ आ गई। बरामदे से गुजरते हुए ठिठक कर रुक गई। सकीना खाला पूरी की पूरी अम्मा के कान में घुसने की कोशिश कर रही थी, जबकि अम्मा सब्ज़ी छुरी एक तरफ रखे हमतन गोश्त नज़र आ रही थी। दोनों ख़वातीन इसे देखते झट सीधी हो गई। ज़ेबी, खाला के लिए चाय बना लाओ। अम्मा के लहजे में चाशनी ही चाशनी घुली थी। हाँ बेटी, चीनी ज़रा ज़्यादा डाल देना। सकीना खाला ने ऐनक के पीछे से सर तापा इसका जायज़ा लिया था। हाँ, जहर ना डाल दूँ? इसने दांत किचकिचाते हुए उनकी मिट्टी से भरे जूतों को घूरा जो साफ़ सुथरे सुर्ख बरामदे में नक्शो निगार बना गए थे। वो अम्मा के पास से सब्ज़ी उठाकर किचन में आ गई। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर इसने एक नज़र खिड़की से बाहर डाली। अम्मा और खाला सकीना की खुसर फुसर दोबारा शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब है फिर कोई चक्कर शुरू हो गया है। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर झटक कर चाय कपों में डालकर अम्मा और खाला सकीना को दी। दोपहर के खाने में तो अभी वक्त है। मेरा ख्याल है पहले वो रिसाला पूरा पढ़ लूँ, वरना असद आज शाम को यूं ही वापस लाइब्रेरी में दे आएगा। चाय लेकर कमरे में आके और अधूरी कहानी मुकम्मल करने लगी। हल्के से खटके से उसकी आंख खुल गई थी। इसने यूं ही गर्दन घुमाकर देखा तो हैरान रह गई। नन्ना शिराज आँख की झपकाकर इसकी तरफ देख रहा था। अरे तुम कब आए? वो झट उठ बैठी। मम्मा भी साथ आई हैं? इसने शिराज को प्यार करते हुए पूछा। इसने इस बात में सर हिला दिया। इसे यूं ही उठाए बाहर आ गई। किचन में खटपट हो रही थी। फ़ौरन इस तरह बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम भाभी। इतने दिनों से वो अकेली बोर हो रही थी। भाभी को देखकर एकदम ही इसके चेहरे पर रौनक आ गई। वो कोई 2 हफ्ते बाद मैके से वापस आई थी। तो ये पहुंच गया अपनी फूफो के पास? शिराज को इसकी गोद में देखकर वो मुस्कुराई। फूफो नहीं, लाला। शिराज फ़ौरन खफा होने लगा था। हाँ भाई, लाला ही सही। भाभी ने एक हाथ में फीडर पकड़ा और दूसरे हाथ से शिराज को इससे ले लिया। मैंने तो कहा था चलो अब कुछ देर सोने देते हैं लाला को, मगर ये तो वहाँ भी सारे कमरों में तो मैं ढूंढता फिर रहा था। भाभी अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो वो भी उनके पीछे ही चली आई। हाँ भाई, क्यों ना ढूंढता, आखिर को इसकी अकलौती फुप्पो हूँ।
इसने हंसते हुए कहा। ये अम्मा कहाँ गई हैं? उसने एक नज़र बाहर दौड़ाई। जब मैं आई थी तब तो इधर ही थी। मेरा ख्याल है मुर्गियों को दाना डालने गई हैं। भाभी ने शिराज को लिटाकर फीडर इसके हाथ में दे दिया। अच्छा, फिर मैं देखती हूँ अम्मा ने हंडिया बनाई है कि नहीं। उठते हुए बोली, रहने दो, मैं देख लेती हूँ। शिराज अभी सो जाएगा, तुम अपनी नींद पूरी कर लो। भाभी को मालूम था वो नींद की कितनी शैदाई है। अरे भाभी, वो तो रिसाला पढ़ते हुए यूं ही आंख लग गई थी। खाना वाना खा कर बाद में नींद पूरी करूँगी, वो कहते हुए किचन में आके अम्मा हंडिया पका चुकी थी। कमाल है, मैं इतनी देर सोती रही। इसे खुद पे हैरत हुई। फ्रिज से आटा निकालने लगी कि अभी कुछ देर बाद असर वगैरह ने आकर शोर मचाना शुरू कर देना था। उठ गई है मेरी बन्नो, अम्मा ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। अम्मा, मेरी तो बस यूं ही ज़रा आंख लग गई थी, आपने उठाया ही नहीं मुझे। अच्छा, रोटियां बनाकर अंडों का हलवा भी साथ बना लेना। अम्मा ने देसी अंडे बास्केट में रखते हुए कहा और ख़ुद फ्रिज से धनिया हरी मिर्च निकालने लगी। ये लें अम्मा, मुँह मीठा करें। भाभी मिठाई का डब्बा लिए किचन में आई तो अम्मा के साथ साथ वो भी चौंक गई। ये किस बात की है भाई? अम्मा ने बर्फ़ी का टुकड़ा उठाते हुए पूछा। सुहेल की बात पक्की कर दी है अम्मा। भाभी ने किनखियों से अम्मा को देखा, प्लेट में मिठाई निकालने लगी। ज़ेबी ने एक नज़र अम्मा को देखा। मुंह की तरफ जाता हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। किसके साथ? अम्मा के लहजे में इश्तियाक मफकूद था। अब्बू के जानने वाले हैं, लड़की का बाप इंस्पेक्टर है, पूरे इलाके में धाक जमा रखी है उन्होंने। भाभी खुशी खुशी बताने लगी। लड़की भी इतनी प्यारी है, गोरी चिट्टी, लंबा कद, भाभी बता रही थी और वो चुपचाप अम्मा का बुझा बुझा चेहरा देखती रही। दोपहर खाने के बाद वो कमरे में आई तो अम्मा मुंह सर लपेटे पड़ी थी। भाभी अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। अम्मा ऐसे क्यों लेटी हैं? इसने पास बैठते हुए उनका दुपट्टा ज़रा सा हिलाया। वैसे ही। अम्मा के कहने पर गहरी सांस लेकर रह गई। जानती थी वजह क्या है। मुझे मालूम है आपको क्या हुआ है, इसने धीरे से कहा। अम्मा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो झुंडला गई। अम्मा, सुहेल कोई दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं ना, जो आप इसकी मंगनी पर इस तरह अफसरदा नज़र आ रही हैं? अम्मा ने चेहरे से दुपट्टा उतार कर इसे देखा। ये बात नहीं है ज़ेबी, मुझे तो दुनिया के चलन पे हैरत होती है। अरे जिस दिन मेरा शाहिद नौकरी पे लगा था, मैं फ़ौरन भाई के घर पे झोली फैलाई चली गई कि चार चार जवान बेटियां हैं, चलो कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। उन्हें देखो, उधर बेटा बरसरे रोज़गार हुआ, इधर झट गैरों से मेल मिलाप शुरू। अरे इन्हें ज़रा भी ख्याल ना है कि जवान भांजी घर में बैठी है। अम्मा उठकर बैठ गई थी। ज़ेबी जवाबन क्या कहती, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और अम्मा दिल के फफोले फोड़ती रही। कहने को ये अपने हैं, अरे क्या फ़ायदा ऐसे अपनों का जो अपनी जवान बच्चियों को छोड़ छाड़ बाहर झांकते फिरें। इधर वो सकीना है, हज़ार रिश्ते बताती है, ज़रा जो ढंग के हों, जो ज़रा अच्छे रिश्ते लाती है वो दरमियान में ही कहीं रह जाते हैं। अम्मा उकताई हुई थी। अम्मा कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता उनके पास, खामखा आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में रहती हैं और आप भी हर दफ़ा उनके झांसे में आ जाती हैं। इसने अपनी दानिस्त में अम्मा को हकीकत बतानी चाहिए। अम्मा एकदम ही ताव खा गई। अरे तो और क्या करूं मैं, सारी उम्र यूं ही घर में बिठाई रखूं तुम्हें? हाँ तो किसने कहा था बिठा लें घर में, वो भी चिढ़ गई। अच्छा भला कहा था एमए में एडमिशन करवा दें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम अभी तक बीए के बाद ब्याह के इंतज़ार में बैठे हैं। बुड़बुड़ाती बाहर निकल गई जबकि अम्मा अपना सर थाम कर रह गई थी। बदतमीज़, उल्लू, कमीने। कमरे में दाखिल होते ही से जितनी भी गालियाँ अजबर थीं इसने सब दे डाली थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को। सुबह से कमर टूट गई सफाई करते करते, मगर इसकी आवाज़ भर्रा गई। अभी कुछ देर पहले वो ये कमरा साफ़ करके दरवाज़ा बंद करके गई थी, अब फिर वहाँ चीज़ें बिखरी देखकर पारा आसमान तक जा पहुँचा था। नवाबजादे किचन में बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते? इसने नाश्ते वाले झूठे बर्तन मेज़ से उठाए और फिर किताबों वाली अलमारी की तरफ बढ़ी। न जाने किस किताब की तलाश में ढेरों किताबें अलमारी से बाहर आ चुकी थी। लगता है बीएससी नहीं पीएचडी करने जाते हैं। ये सारी कारस्तानी असद की थी, सो इसे ही कोसा गया था। मोन अपने गंदे कपड़े और स्लीपर यूं ही छोड़ गया था। इसे भी बेभाव की सुनाई। अम्मा चुपचाप इसकी बुड़बुड़ाहट सुनती रही। जानती थी कि असल गुस्सा भाभी के रवैये पर है, जो जानती थी कि आज ज़ेबी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी।
ज़ेबी ने दबे दबे लफ्ज़ों में अम्मा से कहा भी उन्होंने हस्बे आदत इसे खामोश रहने का इशारा कर दिया था। वो नहीं चाहती थी खामखा बदमज़गी पैदा हो। हाँ भाई, वो कब चाहती होंगी कि नंद का मुलाजमा घर से रुखसत हो। इतना काम करने पर तो नौकरानियाँ हज़ारों रुपए बटोर लेती हैं। अंदर ही अंदर जलती भुनती रही। आगे पीछे तो मेरी गुड़िया, हमारी लाला कहते कहते मुँह नहीं सोखता, और आज एक बार नहीं पूछा कि अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। ज़ेबी ने अलमारी के पट ज़ोर से बंद किए। बेवकूफ़ों की तरह मैं ही सुबह से भागी फिर रही हूँ, जैसे मुझे बहुत शौक़ है रिश्ता कराने का। इसने तमाम काम निपटाया और नहाने चली गई। असद ने अम्मा को मतलूबा सामान ला कर दिया और ख़ुद कॉलेज रवाना हो गया। अब्बा और बड़े भैया को अम्मा ने ख़ुद काम पर भिजवाया था, क्योंकि ज़ेबी ने साफ साफ कह दिया था, मैं अब्बा और बड़े भैया के सामने बन ठन कर मेहमानों के सामने पेश नहीं हो सकती। सो अम्मा ने सकीना खाला से कह दिया था फ़िलहाल ख़वातीन को साथ लेकर आएँ, लड़की पसंद हो बाद में बकिया फैमिली को इनवाइट कर लिया जाएगा। नहाकर इसने ज़रा बेहतर कपड़े पहने, क्रीम चेहरे पर लगाकर नेचुरल पिंक लिपस्टिक होंठों पे फेरी और गीले बाल सूखने के लिए यूं ही पुश्त पर खुले छोड़ दिए। किचन में आई तो अम्मा ने फ़ौरन सर तापा इसका तनकीदी जायज़ा लिया। सादा सा रूप था, वो मुतमईन हो गई। लड़कियों का मेकअप करना उन्हें वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं था। वो लिफाफे खोल खोल कर बाज़ार से मंगवाई चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। इसी दौरान भाभी शिराज को गोद में लिए आ गई। तौबा है, सुबह से ये लड़का तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था, अभी भी इतनी मुश्किल से बहला कर लाई हूँ। भाभी ने आते ही वजाहत की। हाँ भाई, बच्चा जो हुआ, जो मन में आएगा वही करेगा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए शिराज को देखा, जबकि वो चुपचाप प्लेटों पर कपड़ा फेर कर उन्हें खुश करती रही। अम्मा केक भी साथ मंगवा लेती। भाभी ने एक नज़र सामने रखी चीज़ों को देखा। हाँ, केक भी है साथ, फ्रिज में रख दिया है। अम्मा ने कहा तो भाभी सर हिलाकर मुतमईन होकर वापस पलट गई। अरे कोई है घर में? सकीना खाला की चहकती हुई आवाज़ सहन में गूंजी। उधर अम्मा फ़ौरन किचन से निकली। उधर ठक से भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। 3 ख़वातीन थी। अम्मा का तारुफ़ खाला सकीना ने करवाया और भाभी का तारुफ़ अम्मा ने। माशाअल्लाह, वो ख़वातीन भाभी को सत्ताईशी नज़रों से देखने लगी। फुल मेकअप में उनकी साफ रंगत मज़ीद निखर गई थी। मैरून लिपस्टिक में मोतियों जैसे दांत चमक रहे थे। आइए ना आप लोग, इधर आ जाइए। भाभी झट उन्हें लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अम्मा के चेहरे पर खुशी का अक्स लहरा गया। दूसरे कमरे में बस एमी सा फर्नीचर था, जबकि इस कमरे में भाभी के जहेज़ का सामान सेट किया हुआ था। अच्छा हुआ नाइमा को खुद ही अकल आ गई, वरना दूसरे कमरे को देखकर इन मेहमानों पर कोई अच्छा तासुर न पड़ता। भोली भाली अम्मा बहू की इस हरकत पर निहाल हो गई। ज़रा देर बाद उन्होंने किचन में आकर ज़ेबी को चाय लाने के लिए कहा। सलीके से दुपट्टा ओढ़कर चाय की ट्रे उठाकर वो अम्मा के पीछे ही चलती। तौबा है, कितनी हवन्नक लग रही होंगी मैं उस वक्त, उसने कमरे में दाखिल होते हुए सोचा, और अगले ही लम्हे वो ठिठक गई। नए कवर्स, नई बेडशीट, ट्यूबलाइट की रोशनी में भाभी की तरह उनका कमरा भी चमक रहा था। ये है हमारी ज़ेबी, भाभी ने इसे देखकर फ़ौरन कहा। इसने मेज़ पर ट्रे रखते मेहमानों को सलाम किया। भाई सच्ची बात है, हमारे दरमियान नंद भावज वाला रिश्ता है ही नहीं, बहनों की तरह रखती हूँ मैं इसे। भाभी उन्हें बता रही थी और ज़ेबी चाय सर्व करने के बाद उठने लगी। नौजवान लड़की ने, जो गालबन लड़के की बहन थी, फ़ौरन इसे अपने पास बुला लिया। वो मुस्कुराती इसके पास सोफ़े पर जा बैठी। मेरा नाम नवीदा है, इसने अपना तारुफ़ करवाया और हल्के फुल्के अंदाज में ज़ेबी की तालीम मशागिल के बारे में पूछने लगी। मुझसे छोटी ने हाल ही में FA किया है। भाभी की बात सुनकर एकदम चौंक गई। भाभी से छोटी साइमा तो अरसा 3 साल से FA करके घर बैठी हुई थी। एक से एक रिश्ता आ रहा है इसके लिए। अब्बू ने तो अभी से टीवी फ्रिज ख़रीद कर भी रख लिया है। कहते हैं जहेज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेहमान ख़वातीन पूरी तरह भाभी की तरह मुतवज्जा थीं। इसने एक नज़र अम्मा की तरफ देखा, जो इसे उठने का इशारा कर रही थी। वो चुपचाप उठकर बाहर निकल आई। भाभी की इतनी तैयारी की वजह अभी समझ में आई थी। अभी से बाहर आए कुछ देर ही हुई थी कि खाला सकीना जूता घसीटती उसके पीछे चली आईं। ए ज़ेबी, ये तुम्हारी भाभी का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? एकदम चौंक गई। क्यों, क्या हुआ खाला? जानबूझकर बेनियाज बन गई।
अरे कोई घंटा भर से मेरा मैका मेरी बहनें पे तकरीर किए जा रही है। ये कोई तरीका है भला? इसे तो चाहिए था तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध देती, अपनी सास के गुण गाती। यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चला हुआ है। इसने देखा सकीना खाला अच्छे खासे गुस्से में थी। मैं तो कहती हूँ ज़ेबी, मेहमानों को इस वक्त बुलाया करो जब तुम्हारी भावज अपने मैके गई हो। ऐसी कोई बात नहीं खाला, भाभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचती, उसने इत्मीनान से कहा। आय हाय, जैसे तेरी माँ सीधी है वैसी तू है, उन्होंने चिढ़ कर कहा। अच्छा चल, जो तेरी किस्मत होगा वो कोई तुझसे छीन नहीं सकता, खा कितने ही पापड़ क्यों ना बेल लें। सकीना खाला कहती दोबारा कमरे में चली गई, सर झटक कर रह गई। सब मालूम है खाला, दूसरों की खामियों पर पर्दा डालना मैंने अम्मा से सीखा है। इसने उठकर फ्रिज का दरवाज़ा खोला। और तुम ही ने तो कहा है कि मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलकर रहेगा, उसने सोचा और इत्मीनान से पानी पीने लगी। ज़ेबी जा बर्तन समेट ले। कुछ देर बाद अम्मा ने आकर कहा, मेहमान चले गए? हाँ। उसने एक नज़र अम्मा के उतरे उतरे से चेहरे को देखा और बर्तन उठाने चली गई। भाभी शायद मेहमानों को रुखसत करने दरवाजे तक गई थी। वह सब चीज़ें समेट कर किचन में आई तो अम्मा गहरी सोच में डूबी हुई थी। अम्मा, अब आप यकीनन दुनिया के चलन पर हैरान हो रही होंगी। इसने चाय का कप अम्मा के सामने रखा और ख़ुद भी वहीं धरना मार कर बैठ गई। ये सामान समेट लो पहले, अभी बच्चे आ गए तो सारा कुछ चट कर जाएंगे। उसने अम्मा के कहने पर एक नज़र उन्हें देखा और बड़े इत्मीनान से बिस्किट चाय में डबो डबो कर खाने लगी। 1, 2, तीसरे बिस्किट पर अम्मा ने घूर कर इसे देखा। मैं कह रही हूँ इन्हें संभाल कर रख लो, आइंदा काम आएंगे। किसके काम आएंगे अम्मा, हमारे या भाभी के? उसने तल्खी से कहा। अम्मा एकदम खामोश हो गईं। जानती थी वो भाभी से कितना प्यार करती है। अब उनके खुदगर्जाना रवैये पर यकीनन इसे दुख तो पहुँचना ही था। मैं तो ख़ुद हैरान हूँ ज़ेबी, सारा वक्त बस अपनी बहनों की तारीफ़ में रत्बुल लिसान रही। और तो और लड़के की अम्मा भी कह रही थी हमें तो तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी। मेरा ख़्याल है उन्होंने नाइमा के घर का पता भी लिया है इससे। अच्छा भला रिश्ता था। अम्मी दुखी हो रही थी। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मा, जिन लोगों ने रिश्ते करने हैं वो लोगों को अपने घर में बुलवाएं और अपना ख़र्चा करें। मैं तो अब इस घर में इतने महंगे वाले बिस्किट नहीं रखने दूँगी। इसने बिस्किट उठाकर अम्मा के सामने लहराया और मुंह में डाल लिया। अम्मा को महसूस हुआ उनसे ज़्यादा ख़ुद को बहला रही है। अरे, अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है। असद ने हैरत से उन्हें देखा। नहीं मेरे भाई, तुम खुशी से इस दावत में शरीक हो सकते हो। इसकी फ़राख दिलाना पेशकश पर वो वहीं पंजों के बल बैठ गया। वैसे क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि सारी चीज़ें अम्मा की तहवील में जाने के बजाय हमारी मुंतज़िर क्यों हैं? असद के जहन में यही ख्याल उभरा था कि शायद मेहमानों की तरफ से कोई मस्बत जवाब मिला है और वो इसे ख्याल की तस्दीक चाह रहा था। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं। इसकी शदीद हैरत पर उसको अपने कम इल्मी पर खासी शर्मिंदगी हुई थी। भाई तुम्हारी ये बहन बहुत भागवान हो गई है, इसने भाभी को किचन में आते देखकर कसदन बुलंद आवाज़ में कहा। हमारी बदौलत लोगों के बरसों से रुके हुए काम पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं। क्यों, है ना खुशी की खबर? इसने हंसते हुए असद की ताईद चाही, जबकि भाभी किचन के दरवाजे से ही वापस चली गई थी। अम्मा कितने ही दिन गुमसुम सी रहीं। इस रिश्ते के ख़त्म होने का इन्हें बहुत कलक था और इसका इजहार वक्तन फ़वक्तन अब्बा के सामने करती रही थी। अब्बा दरवेश सिफ्त आदमी थे, इस किस्म की फ़िक्रें नहीं पालते थे। हर दफ़ा अम्मा को तसल्ली देने लगते। खुदा पे भरोसा रखो ज़ेबी की माँ, खुदा बहुत कारसाज है। देखना वक्त आने पर सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ठीक ही तो कहते हैं अब्बा। अम्मा तो इस तरह फ़िक्रमंद रहती हैं जैसे मैं इस दुनिया की आखिरी कमारी लड़की हूँ। इसने किताब का सफ़ा पलटते हुए सोचा। और कितना पढ़ना है तुमने? असद आंखों में नींद की सुर्खी लिए इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। क्यों, तुमने क्या करना है? ये बल्ब की रोशनी सीधी बरामदे में मेरी चारपाई पे पड़ रही है। रोशनी में नींद ही नहीं आ रही मुझे, इसने सर खुजाते हुए कहा। फिर तुम चादर लपेट कर सो जाओ, क्योंकि अभी मैंने पूरी किताब पढ़नी है। इसने राजा गिद्ध इसके सामने लहराई। अच्छा फिर जल्दी पढ़ लो। बटन पर उंगली रखकर इत्मीनान से खड़ा हो गया। भाई तुम पढ़ लो तो मैं भी लाइट बंद करके सोने जाऊं। इसकी हैरत भरी नज़रों के जवाब में असद ने वजाहत की तो इसके बेख्तियार हंसी निकल गई। मेरा ख्याल है तुम अब भी सोए हुए हो।
अच्छा फिर मैं सुबह पढ़ लूँगी। किताब रख कर उठ खड़ी हुई तो असद भी लाइट बंद करके बिस्तर पे चला गया। शी इज़ ए प्रेटी गर्ल। मून गर्दन ऊपर किया आसमान पर नज़रें दौड़ाते हुए कह रहा था। ज़ेबी ने हैरत से पहले मून को देखा, फिर इसकी नज़रों के ताक़ुब में आसमान को देखा। ये तुम्हें आसमान पर कौन सी प्रेटी गर्ल नज़र आ रही है? मून के सर पर चपत लगाई। वो ना जाने किस अंदाज में बैठा था कि किताब हाथ से छोड़कर दूर जा गिरी। मून ने बौखलाकर इसे देखा, फिर फ़ौरन झुककर किताब उठा ली। ध्यान से सबक याद करो, इसने सख्ती से कहा। वो कोई घंटे भर से इसके साथ सर खपा रही थी। कर तो रहा हूँ आपी। मून ने फिर किताब खोल ली तो वो कमीज़ की सिलाई में मसरूफ़ हो गई। मून ने इसे मसरूफ़ देखकर दोबारा आसमान पर नज़र दौड़ाई। आ गया, आ गया। मून एकदम ही चीख उठा। हाय मैं मर गई, कौन आ गया? इसके चीखने पर ज़ेबी का दिल 100 मील फी मिनट की रफ्तार से भागने लगा था। वो देखिए आपी, कोई घंटे भर से वह आसमान पर घूम रहा था। मुझे यकीन था ज़रूर आएगा। मून का जोश दीदनी था। या खुदा, कौन आएगा? कमाल है, आपको नज़र नहीं आ रहा? वो देखे ना, सामने छत पे। मून ने झुंझलाकर इसे समझाया। ज़ेबी ने मून के इशारे पर नज़र दौड़ाई तो गहरी सांस लेकर बैठ गई। सफ़ेद रंग का कबूतर था जो छत पे बैठा गुटर गूं कर रहा था। आप ही चलें, हम इसे पकड़ते हैं। झट उठ खड़ा हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है, बैठे रहो आराम से। ज़ेबी ने इसे डपट दिया। आप ही प्लीज़ पकड़ देना, इतना खूबसूरत है। मून ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। कमाल करते हो मून, न जाने किसका हो, हम ऐसे ही पकड़ लें। जिसका भी हो, अब तो हमारी छत पर बैठा है ना। मून ने डलते डलते इसे कायल करना चाहा। ज़ेबी ने गुस्सीली नज़रों से इसे देखा। आप ही प्लीज़। दुनिया जहान की मासूमियत मून के चेहरे पर विराजमान थी। चलो मरो। बादले नाख्वास्ता उठ खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँच गए। ज़ेबी ने दुपट्टा उतारकर हाथ में ले लिया और झुके झुके अंदाज में कबूतर की तरह बढ़ी। अगले ही लम्हे इसने दुपट्टा कबूतर पे फेंक कर इसे काबू में कर लिया था। ये हुई ना बात। मून का चेहरा खुशी से दमकने लगा था। नीचे आकर इसने कबूतर को पानी पिलाया। मून बड़े प्यार से इसके सर पे हाथ फेरने लगा। आप इसे रखेंगे कहाँ? मून इसे अपनी मलकियत समझ बैठा था। ज़ेबी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इसी दौरान दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मून भागकर दरवाजे तक गया और फिर वापस आया तो मुंह लटका हुआ था। आप ही वो लोग कबूतर लेने आए हैं। लो, हमने इतनी मेहनत से पकड़ा है तो अब लेने आ गए। इसका अपना दिल ना चाहा कबूतर वापस करने को। अभी वो बड़ी अफसोसदगी से कबूतर को देख रहे थे। दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। उफ़्फ़ो, इसने घबराकर भाभी के कमरे की तरफ देखा। अभी उठकर आ जाएंगी और अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। इसे इन बेसब्रे लोगों पे गुस्सा आने लगा। क्या बात है भाई? इसने दरवाजे तक आकर गुस्से से पूछा। वो जी, हमारा कबूतर आपके घर आया है। आने वाले ने मुअद्दब होकर जवाब दिया। कौन सा कबूतर? हमारे घर कोई कबूतर नहीं आया। इसने कबूतर दुपट्टे के नीचे छुपा लिया। मून इस हिकमत अमली पे झूम झूम गया था। क्या ऐसी बातें कर रही हैं आप? हमने खुद देखा है, आपकी छत पे बैठा था। किसी दूसरे ने तुनक के कहा था। ज़ेबी ने गुस्से से बंद दरवाजे को घूरा। हाँ आया है, क्या कर लेंगे आप? मून सर पे हाथ गिराकर बैठ गया था। इसे पूरा यकीन था इसके आप के गुस्से में सारा काम ख़राब कर देंगी। करना क्या है ख़ातून, आप हमें हमारा कबूतर वापस करें। ख़ातून? ज़ेबी के तो पतंगे ही लग गए थे। दिमाग तो ठीक है आपका। ये ख़ातून किसे कहा है आपने? इसने चटक कर कहा। देखिए बीबी, जवाबन किसी ने कुछ कहना चाहा। बीबी? ज़ेबी का तो बीपी लो होने लगा था बीबी के नाम पर। फ़ौरन दरवाज़ा खोला। कबूतर तकरीबन उनके मुंह पे मारकर इसने ठक से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। अरे आपी, ये क्या किया है आपने? मून अपना हैरत से खुला मुंह बंद करके इसके पीछे लपका। हाँ तो और क्या करती? कमबख्त भी तो ख़ातून और बीबी कह रहा था। एक तो पहले ही रिश्ता नहीं मिलता, ऊपर से ख़ातून और बीबी मशहूर करवा देंगे मुझे। अपनी धुन में जल भून कर कहती गई, जबकि मून ना समझी के आलम में बस इसे देखे गया था। इसने कमरे में झांका। असद बड़ी महवियत से पढ़ने में मसरूफ़ था। फ़ौरन किचन में आ गई। असद की साबका हदायत को पेश नज़र रखते इसने दूध ज़्यादा, पत्ती तेज़, चीनी कम डालकर चाय तैयार की। कप लाकर असद के सामने मेज़ पे रखा। असद ने कदरे हैरत से इसे देखा। किताब में गुम हो गया।
زیبی نے پہلے تو اس بے توجہی پر اسے گھورا، پھر فوراً منہ کا زاویہ درست کر لیا۔ اسد، تو میرے اچھے سے بھائی ہو نا؟ اس نے پیچھے سے جا کر دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ بالکل، اس میں کیا شک ہے؟ اسد کی نظریں ہنوز کتاب پر جمی تھیں۔ پھر میرا ایک کام کر دو نا۔ کون سا؟ مستنصر حسین تارڑ کی کیٹو کہانی لا دو۔ سچ، بڑی تعریفیں سنی ہیں اس کی۔ جواب اسد کی توقع کے عین مطابق آیا تھا۔ چھوڑو بھی، کیا رکھا ہے ان کتابوں میں، گھر کے کام وام کیا کرو۔ اسد کے کہنے پر وہ چڑ گئی۔ کرتی تو ہوں، سارا وقت گھر کے کاموں میں ہی گزرتا ہے۔ سوری بھائی، لائبریری بہت دور ہے، آنے جانے میں اچھا خاصا وقت نکل جاتا ہے۔ اسد نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آتی؟ اس نے غصے میں اسد کے بال کھینچ ڈالے۔ اپنی دفعہ تو بڑے چکر لگتے ہیں، میری باری میں لائبریری دور بہت ہے۔ اس نے اسد کی نقل اتاری۔ ارے میرے بال تو چھوڑو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ جھنجلا کیا۔ نہیں چھوڑوں گی، پہلے کتاب لانے کا وعدہ کرو۔ نہیں لا کر دوں گا۔ اسد بھی ضد میں آ گیا۔ کیا؟ چیخ ہی تو پڑی تھی۔ غصے میں اس کے بال مزید زور سے کھینچ ڈالے۔ ہائے مر گیا! اس کے ہاتھ سے گرم چائے چھلک گئی۔ اس نے فوراً گھبرا کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ انتہائی جاہل لڑکی ہو تم، اٹھ کر اپنی قمیض جھاڑنے لگا۔ اماں تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک پریشان ہوتی ہے، کب جاؤ گی تم اس گھر سے، کب تم سے جان چھوٹے گی۔ وہ جانتا تھا زیب بھی اس بات سے چڑھتی ہے، فوراً ہی بدلہ لینے کے لیے کہہ دیا۔ زیبی کو تو پہلی اماں نے اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے احساس کمتری مبتلا کر رکھا تھا۔ اسد کے اس جملے نے اسے مزید تپا دیا۔ اتنی جلدی ہے جان چھڑانے کی تو انتظار کس بات کا ہے؟ کہیں کنویں میں دھکا دے دو یا زہر کی پڑیا لا دو، کھا کر اپنی بھی جان چھڑاؤں اور تم لوگوں کی بھی۔ وہ غصے میں سرخ ہوتی کہہ کر دوسرے کمرے میں گھس گئی۔ اسد حیران پریشان کھڑا اسے دیکھتا رہا، فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ارے زیبی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا یار، دروازہ تو کھولو، مجھے بتاؤ کون سی کتاب لانی ہے۔ بند دروازے کے باہر کھڑا ہو کر پکارنے لگا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ بھابھی نے اسے باہر کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، زیبی ناراض ہو گئی ہے، اسد نے منہ بنا کر کہا۔ ایسی کیا بات ہے بھائی، ہم ابھی منا لیتے ہیں اپنی لالا کو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اور شیراز کو دروازے کے پاس کھڑا کر دیا۔ توتلی آواز میں اسے پکارنے لگا۔ اسد کو یقین تھا اب دروازہ کھل کے رہے گا۔ اطمینان سے وہاں سے پلٹ آیا، ہاتھ میں پکڑا قلم قمیص کی جیب میں ڈالا اور سائیکل لے کر باہر نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپسی ہوئی تو زیبی شیراز کو لیے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس نے کتابیں لا کر اس کے پاس رکھ دیں۔ زیبی کا موڈ ویسا ہی رہا، کتابوں پر اس نے ایک نظر بھی نہ ڈالی تھی۔ اسد نے اس کا سر پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ بے وقوف لڑکی، میں صرف مذاق کر رہا تھا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں؟ زیبی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ باہر سے آنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ ابھرا ہوا تھا۔ وہ صرف 1.5 سال چھوٹا تھا زیبی سے، مگر اس کا خیال ہمیشہ بڑوں کی طرح رکھتا تھا۔ زیبی کو ایک دم ہی اس پر ٹوٹ کر پیار آ گیا تو اس نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ سے جیسے اسد کی جان میں جان آ گئی تھی۔ اس کی خفگی برداشت کرنا کم از کم اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جتنے سفر نامے ملے ہیں وہ میں لے کر آیا ہوں، اسد نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اسد؟ اس کی آواز پر اسد پلٹا۔ آئی ایم سوری، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تو اسد مسکراتا ہوا دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ یہی تو المیہ ہے، لڑکیوں کی شادی کی عمر ہونے لگے تو ہم انہیں اسکول کالجز سے ہٹا کر گھروں میں بٹھا لیتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ اچھے رشتوں کا انتظار کریں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو نہ صرف ہم لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں بلکہ لڑکیاں بھی خود کو ہر لحاظ سے کمتر سمجھنے لگتی ہیں۔ اسد اس ایک واقعے سے ہی جان گیا تھا کہ اماں جو بار بار زیبی کے سامنے اس کی شادی نہ ہونے کا رونا روتی رہتی ہیں تو اس بات نے زیبی کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید اس میں ہی کوئی خرابی ہے، لہٰذا اس نے ایک بار اماں کے پاس بیٹھ کر انہیں سمجھایا اور سختی سے منع بھی کر دیا کہ آئندہ زیبی کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی جائے۔ چند دن تو یوں ہی سکون سے گزر گئے۔ خود زیبی حیران تھی، اماں پر اس کی شادی کا جو بھوت سوار ہوا تھا وہ کیا ہوا، مگر بہرحال یہ نئی صورتحال اس کے لیے خاصی اطمینان بخش تھی کہ اب اماں اس کے ہنسنے کھیلنے پر بار بار نہیں ٹوکتی تھیں۔ یہ محض اتفاق تھا،
इन्हीं दिनों बड़ी फूफो की बेटी राबिया की शादी का कार्ड आ गया। कार्ड क्या आया, अम्मा की दबी दबी ख्वाहिशात फिर से जाग उठी। राबिया ज़ेबी से साल भर छोटी है। अम्मा बरामदे में बैठी अब्बा से महवे कलाम थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर? ज़ेबी कमरे में औंधी लेटी टांगे हिला रही थी। लड़का बैंक मैनेजर है। अम्मा जी, राबिया का बड़ा भाई अमेरिका में बरसरे रोज़गार और छोटा भाई इंजीनियर, बैंक मैनेजर का रिश्ता आ गया तो इसमें हैरत किस बात की? ज़ेबी ने करवट ली। एक हमारी ज़ेबी है, कभी किसी स्कूल मास्टर का रिश्ता आ गया तो कभी किसी क्लर्क का। अम्मा के लहजे में हसरत ही हसरत थी। जाहिर है हमारे अब्बा महकमाए मॉल में क्लर्क, बड़े भैया वापडा में क्लर्क। इस 5 मरले के मकान में कोई 19वें ग्रेड का अफसर तो बारात लाने से रहा। ज़ेबी ने चुटिया से निकले बालों को कस कर पिन लगाई। अरे अब बस भी करो, तुम्हारी कौन सी 6-7 बेटियां हैं जो हर वक्त यही फ़िक्र सर पे सवार रखती हो? अब्बा उनकी बातें सुन सुनकर उकता गए थे। अरे फ़िक्र ना करूं तो और क्या करूं? अम्मा अब अब्बा से उलझने लगी थी। वाकई अम्मा, तुम घर बैठकर सिवाय फ़िक्र के और कुछ नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है मुझे ही कुछ करना होगा। इसने इत्मीनान से उठकर हाथों से कमीज़ की शिकनें दूर की, उठकर आईने के सामने आ गई और बड़ी तनकीदी निगाहों से अपने चेहरे का जायज़ा लिया। नकोश गैर मामूली ना सही, बेहद मामूली भी ना थे। आंखें तो अच्छी खासी हैं मेरी, बस आई ब्रोज को ज़रा सी शेप दे लेनी चाहिए। रंगत है तो गंधुमी, शुक्र है कील मुहासों से बची हुई है। हाँ, सबसे नागवार चीज़ चेहरे पर छाई पज़मर्दगी है। बंदे को ज़रा फ्रेश होना चाहिए। इसने बड़े गौर से अपने चेहरे को देखा था और फिर अगले ही रोज़ इसने पुराने रिसाले निकाल निकाल कर अपनी जिल्द के मुताबिक टोटके नोट किए और भाभी अम्मा से चोरी सब नुस्खे खुद पर आजमाने लगी। पानी पहले दिन में बवक्ते ज़रूरत ही पीती थी, अब जब थोड़ी देर हो जाती गटागट पानी का गिलास चढ़ा जाती। बाल पहले भी कंधों तक थे मगर ज़रा ऊंचे नीचे थे। हमसाई की लड़की से कहकर बराबर तरशवा लिए। ज़रा से दूध में देसी अंडा मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाए तो बालों का स्याह रंग मज़ीद चमक उठा था। अम्मा, मैंने राबिया की शादी पर जाना है। कितने दिन अम्मा के पीछे पड़ी रही, आखिरकार बड़ी मिन्नतों से अम्मा राज़ी हुई। फिर एक रोज़ बड़ी फुप्पो ने हमसायों के घर फ़ोन किया और अम्मा को ख़ास ताकीद की। ज़ेबी को देखे अरसा हो गया, मैं अपनी बीमारी की वजह से आने से मजबूर हूँ, वरना ख़ुद लेने आ जाती। अब तुम इसे कम अज़ कम 10-15 दिन पहले भिजवाओ। ये फुप्पो सबसे बड़ी थी। दादा दादी की वफ़ात के बाद अब्बा उन्हें माँ की जगह ही समझते थे, सो अब्बा से इजाज़त का मरहला ख़ुद ब खुद तय हो गया कि अब फुप्पो के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते थे। अम्मा के साथ जाकर इसने शादी में पहनने के लिए कपड़े ख़रीदे। मेकअप के नाम पर इसके पास सिवाय एक लिपस्टिक के कुछ भी नहीं था। सब ज़रूरत के मुताबिक कुछ चीज़ें ख़रीद ली थीं। जिस रोज़ सुबह असद ने इसे बड़ी फुप्पो के यहाँ छोड़ने जाना था वो बेहद खुश थी और पुरजोश भी। एक तवील अरसा हो गया था ख़ानदान भर के लोगों से मिले हुए। बाकी सब रिश्तेदार तो एक ही शहर में थे, बस उनका घराना ही दूसरे शहर में था। यही वजह थी कि वो तमाम कज़न से मिलने के लिए बेचैन थी। इसे बड़ी फुप्पो की तरफ आए 2 रोज़ हो गए थे। बस इस अरसे में इसने कोई काम नहीं किया था सिवाय इस घर के मकीनों को ताड़ने के। हर किसी की आदात का बगौर जायज़ा ले रही थी। बड़ी फुप्पो जोड़ों के दर्द की वजह से बस अपने कमरे तक महदूद थी। इसके बावजूद घर के तमाम मामलात पर उनकी नज़र थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लेन देन हो रहा है, इन्हें खूब खबर थी। एक ही कमरे में महदूद होने के बावजूद वो पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए थीं। उनके मशवरे के बगैर घर में कोई काम ना होता था और उनकी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। इसके बाद घर में जिस फ़र्द की हैसियत मुस्तहकम थी वो सफ़िया भाभी थी, फुप्पो के बड़े बेटी की ज़ौजा मोहतरमा। उनके 4 बच्चे थे। घर के तमाम कामों का बोझ उन्हीं के कंधों पर था और आजकल शादी की वजह से काम इस हद तक बढ़ गया था कि वो घन चक्कर बनकर रह गई थी। उनके बाद रिजवान था, फुप्पो का छोटा बेटा, इंजीनियर था, गैर शादीशुदा। माँ और भाभी के हुक्म पर ही चलता था। ज़ेबी ने भी उसे उनकी मुखालफत करते ये झगड़ते नहीं देखा। इस घर में सबसे बेज़रर शख्सियत फुप्पा जान की थी। इंतहाई मरंजान मरंज किस्म की शख्सियत रखते थे। राबिया इन दिनों अपने कमरे में घुसी अपने हाथों पाँवों और चेहरे की देखभाल में लगी रहती थी। इसी घर के दूसरी तरफ राबिया के चचा का घर था। दरमियान में सिर्फ एक बाड़ थी जिसे फलांग कर वक्तन फ़वक्तन राबिया की कज़न्स राबिया के पास आ जाती थी
और ज़ेबी ने नोट किया था कि उनके आने पर सफ़िया भाभी की यही कोशिश होती थी कि राबिया अपने कज़न्स के साथ मिलकर अपने कपड़े वगैरह समेट ले। मगर उन लोगों के दरमियान सिर्फ राबिया का रूसी जोड़ा, राबिया का मेकअप, हेयर स्टाइल मौज़ूए गुफ्तगू बना रहता था, जिससे भाभी काफ़ी चिढ़ती थी। गर्ज इसने खूब दीदा और रेजी से काम लेकर जांच लिया था कि किस फ़र्द को किस तरह ट्रीट करना है। लोगों के चलन पर हैरान होना छोड़ें ज़ेबी जी, लोगों के रंग में रंग जाएं, बेहतरी इसी में है, इसने ख़ुद को हदायत दी। अगले ही रोज़ कमर कस कर मैदान में कूद पड़ी थी। रात देर तक कामों में उलझे रहने की वजह से सुबह सफ़िया भाभी की आंख खुली तो बाहर हर तरफ उजाला फैल चुका था। हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी देर हो गई, यहाँ तो अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा। उन्होंने दुपट्टा खींच कर गले में डाला, पाँव चप्पल में फंसाए, बाथरूम में जाकर पानी के चंद छींटे मुंह पर मारे, फिर किचन की तरफ भागी। अरे, किचन में ज़ेबी को देखकर वो हैरान रह गई। उनकी आवाज़ पर ज़ेबी चौंक कर पलटी। आई एम सॉरी भाभी, असल में मेरी आंख जल्दी खुल गई थी, भूख का एहसास हुआ तो मैं किचन में आ गई। इसने शर्मिंदा से लहजे में वजाहत की। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, असल में रात देर से सोई थी इसलिए मेरी भी आंख नहीं खुली। चाय पकते देकर उन्हें कदरे सुकून हुआ था। अगर चाय बन गई हो जल्दी से कप में डाल दो, मैं अम्मी को दे आऊँ, वो ज़रा जल्दी नाश्ता करती हैं। भाभी ने फूफो का जिक्र किया। उन्हें मैं नाश्ता देकर आई हूँ भाभी। ज़ेबी ने किनखियों से देखा, उनके चेहरे पर यकलख्ती इत्मीनान उतर आया था। बहुत अच्छा किया तुमने, नाश्ते में ज़रा देर हो जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। भाभी आटा गूंदने की तैयारी करने लगी। अच्छा अब तुम जाओ, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। उन्होंने नरमी से इसे चूल्हे के पास से हटाया। कोई बात नहीं भाभी, मुझे कौन सा कोई और काम है, यूँ भी फारिग रहने की आदी नहीं, इसलिए इन 2 दिनों में खासी उकता गई हूँ मैं। इसकी बात पर भाभी बेख्तियार मुस्कुराती। अरे भाई, यहाँ तो लड़कियाँ कामों से बचने के 1000 बहाने ढूंढ लेती हैं और तुम हो कि काम करने के बहाने ढूंढ रही हो। भाभी की बात पर वो सिर्फ कंधे उचका कर रह गई। अपनी अपनी आदत है भाभी। अच्छा फिर यूँ करो, तुम आमलेट बना दो, मैं आटा गूंद कर पराठे बनाती हूँ। भाभी को तो हर वक्त किसी हेल्पर की तलाश रहती थी। फ़ौरन बेतकल्लुफ़ी अख्तियार कर गई और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारे काम निपटाती चली गई। तौबा फुप्पो, आपके बाल किस कदर रूखे हो रहे हैं, सर भी खुश्की से भरा हुआ है। भाभी और राबिया बाजार चली गई थी। वो झट तेल की बोतल उठाए फुप्पो के पास चली आई। अरे बेटी, कितने ही दिन हो गए तेल बालों के करीब भी नहीं फटका। हर कोई अपने धंधे में उलझा है, इतनी तौफीक कहाँ कि कोई 2 बूंदे तेल की मेरे सर में डाल दे। फुप्पो खासी बेजार बैठी थी। एक हमारा ज़माना था, हर रोज़ अपनी सास के सर में तेल की मालिश करते, कपड़े बदलवाते, बाल बनाते। वो हमारी खिदमत से खुश होती और हम उनकी दुआओं से। ज़ेबी दिलचस्पी से फुप्पो की बातें सुनने लगी। आजकल तो बुज़ुर्गों की कोई वक़्त ही नहीं रही, जैसे तैसे हम लोग अपना वक्त पूरा कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी बड़े सब्र से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं फुप्पो। उसने तेल इनके सर में उंडेल कर मसाज शुरू किया। आपके बच्चे तो आपसे बेहद प्यार करते हैं और तो और सफ़िया भाभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकती। इसने ज़रा मुबालके से काम लिया। बुढ़ापे में कदम रखते ही इंसान ख़ुद को दूसरों पर बोझ तस्वर करने लगता है। वक्तन फ़वक्तन उन्हें एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो हमारे लिए किस कदर अहम है। यह ज़ेबी का अपना नज़रिया था। सो फुप्पो को पूरी तरह यह एहसास दिला रही थी। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है बुज़ुर्गों की दुआएं समेटने की, मगर बदकिस्मती से होश संभालती दादा दादी वफ़ात पा गए। नाना वगैरह की तरफ वैसे भी कभी कभार ही जाते थे। फुप्पो इसकी बातों पे हुंकारा दे रही थी। वैसे ज़ेबी बेटी, तुम्हारे हाथों में नरमी बहुत है। फुप्पो को तो नींद के झोंके आने लगे थे। इसने मसाज करने के बाद उनके बाल बनाए और जब वो तेल की शीशी उठाकर कमरे से बाहर निकली, फुप्पो इसे दुआएं देते देते बाकायदा ऊँगने लगी थी। ज़ेबी और भाभी ढेर सारे कपड़े इधर उधर फैलाए लाउंज में बैठी थी। भाभी तमाम जोड़े इस्त्री करके उन्हें तह करके डब्बों में पैक करती जा रही थी। कुछ कपड़े जिन पर कढ़ाई का काफ़ी काम किया हुआ था, उन्हें हैंगर में लटकाकर पिनों की मदद से सेट करती जा रही थी। वो सोफे पर बैठी कमीज़ की तुरपाई के साथ साथ भाभी की बुड़बुड़ाहट भी सुनती जा रही थी। पहली दफ़ा देखी है ऐसी लड़की। जहेज़ का सारा सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा है। मोहतरमा खुद 24 घंटे कभी खीरा चेहरे पर सजाई बैठी रहती हैं, कभी कोई मास्क। राबिया की सुस्ती से सख्त नालां थी।
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक ही वो पलटी, छोटे काशिफ को झड़क दिया। बड़े मज़े से काम इन पिनों का डब्बा खोले बैठा था। 1000 दफ़ा कहा है मत छेड़ा करो इन चीज़ों को। उन्होंने इसके हाथ से छीना। चलो उठो यहाँ से, आओ तुम्हारे बाप के पास छोड़ के आऊँ तुम्हें। उन्होंने इसे एक बाजू से पकड़ के घसीटा। सारा साल बाहर ऐश करते हैं, अब 4 दिन के लिए आए हैं तो बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। सख्त झुंझलाई हुई थी, बोलती हुई बाहर निकल गई और वो मुस्कुराहट छुपाकर अपने काम में मसरूफ़ रही। अस्सलाम वालेकुम। किसी भारी मर्दाना आवाज़ पर इसने चौंक कर सर उठाया। कोई अजनबी ही था। इसने सलाम का जवाब देते दुपट्टा कांधों पर फैलाया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। सफ़िया भाभी कहाँ हैं? आने वाले ने पूछा तो समझ गई, यकीनन भाभी के जानने वाले होंगे। अब बैठें प्लीज़, मैं देखती हूँ। उसने कमीज़ एक तरफ रखी और पाँव सोफे से नीचे उतारे। हाय! कोई चीज़ बड़े ज़ोर से इसके पाँव में चुभी। इसने बर्क रफ्तारी से पाँव वापस खींच लिया, जबकि इसकी हाय पर वह अजनबी बैठते बैठते रुक सा गया था। हाय मैं मर गई। ज़ेबी के पाँव में पिन आधी से ज़्यादा घुसी हुई थी और ये देखते ही ज़ेबी की आधी से ज़्यादा जान हवा हो गई थी। इसे निकाल लीजिए ना। आने वाले ने इसे आंखें फाड़कर अपने पाँव की तरफ तकते देख कर कहा। कैसे निकालूं? ज़ेबी ने इसे ऐसे घूरा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। हाथ से? जवाबन इसकी आंखों में उभरने वाला तासुर भी कुछ ऐसा ही था। हाय अम्मा जी। 2 मोटे मोटे आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों में आ गए। डरते डरते हाथ पिन की तरफ बढ़ाया, दांत सख्ती से एक दूसरे पर जमा कर पिन को हाथ लगाया ही था कि ज़रा से हिलने पर दर्द की तेज़ लहर पाँव में दौड़ गई। इसने झट हाथ वापस खींच लिया। ओफ़ो भाई, मामूली सी तो पिन है, लाएं मैं निकाल देता हूँ। सोफे से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, हाथ मत लगाइए, दर्द होता है, मैं खुद ही निकाल लूँगी। इसे उठते देखकर इसने बेख्तियार दोनों हाथों से मजबूती से पाँव पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? भाभी इसी दौरान आई और इसे देखकर पूछने लगी। भाभी ये? इसने पाँव की तरफ इशारा किया। ओफ़ो, तो भाई उनके निकालो ना, यूँ ही पाँव पकड़कर क्यों बैठी हो? तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और इसके नहीं नहीं करने के बावजूद उन्होंने सख्ती से इसका पाँव पकड़कर एक झटके से पिन बाहर निकाल दी। खून का सुर्ख कतरा वहाँ उभर आया था। ये सब इसी काशी की कारस्तानी। सारी पिनें यहाँ बखेर क्या है? भाभी ने झुक कर सारी पिनें दोबारा डब्बे में बंद की। हाँ भाई हम्माद, तुम सुनाओ कैसे हो? भाभी आने वाले की तरह मुतवज्जा हुई। बिल्कुल ठीक हूँ, ये मम्मा ने कुछ साड़ियाँ भिजवाई हैं, राबिया को दिखा दें, जो पसंद हो वो अलग कर दें। इसने बड़ा सा शॉपर भाभी की तरह बढ़ाया। हाँ ये ले जाओ ज़ेबी, राबिया अपने कमरे में होगी। भाभी ने शॉपर इसके हाथ में थमा दिया और इस दफ़ा इसने बड़ी एहतियात से पाँव नीचे रखा था। भाभी ये? हम्माद ने सवालिया नज़रों से ज़ेबी को देखा। अरे हाँ भाई, मैंने तारुफ तो करवाया ही नहीं। भाभी खामखा ही हंसती। ये महज़ेब है, राबिया की मामू की बेटी। और ज़ेबी? ये हम्माद हसन है, मेरे छोटे ताया की साली की देवरानी के बेटे हैं। हाय! ज़ेबी ने हैरत से भाभी को देखा। इसे इतने लंबे चौड़े रिश्ते की कुछ समझ नहीं आई थी, चूँकि भाभी इसे बताकर दोबारा हम्माद की तरह मुतवज्जा हो चुकी थी। कंधे उचकाकर राबिया के पास आ गई थी। राबिया की मायों के रस्मदा हो गई थी। सारा घर मेहमानों से भर गया था। हर कमरे में खुशगप्पियों, कहकहों, सरगोशियों की आवाज़ें हमा वक्त गूंजती रहती थीं। हर कोई बेफिक्री के मज़े लूट रहा था। वक्त पे खाना, वक्त पर चाय, कभी किसी को मौज़ूए गुफ्तगू बना लिया जाता, कभी किसी नई ताज़ी ख़ानदानी ख़बर पर घंटों बातचीत होती रहती। नौजवान लड़कियों को नित नए कपड़े दिखाने का एक सुनहरी मौका मिल गया था। ज़ेबी ने फुर्ती और होशियारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी मेहमान खातून का बच्चा रो रहा होता, झट बच्चे को पुचकारती वहाँ से ले जाती। कोई खिलौना देती, गुदगुदी करती, ज़रा सी देर में हंसता खिलखिलाता बच्चा माँ की गोद में वापस दे जाती। कोई खातून सर दर्द की शिकायत करती, 2 मिनट में चाय का कप और सर दर्द की गोली उनके हाथ में थमा जाती। खाना खिलाते वक्त वो मुसलसल ध्यान रखती, किसी के पास सालन ख़त्म तो नहीं हुआ, चावलों की डिश खाली तो नहीं, कौन बच्चा पानी के लिए रो रहा है। वह हर एक की ज़रूरत का बखूबी ख्याल रखती। फुप्पो का खाना खुद उनके कमरे में लेकर जाती। सफ़िया भाभी के साथ मिलकर इसने राबिया के जहेज़ का सारा सामान सेट करके एक कमरे में बंद करवा दिया था। रात को मेहमानों के लिए सोने के इंतज़ाम की जिम्मेदारी इसी के सर थी।
और वो अपना चैन, आराम, खाना पीना, पसे पुश डालकर ये सब काम कर रही थी कि ये सब काम उसे करने थे, बल्कि इसे करने पर मजबूर किया था। सकीना खाला की तरहम आमेज़ नज़रों ने, अम्मा के हमा वक्त वावेलों ने और भाभी नाइमा के लबों पर छुपे छुपे तबस्सुम ने सो ये सब कर रही थी। उस रोज़ भी वो किचन में तमाम बचे हुए खाने फ्रीज़र में महफूज कर रही थी। रिजवान चला आया। इसने एक नज़र मसरूफ़ सी ज़ेबी पर डाली। इधर उधर देखकर वापस पलटने को था। ज़ेबी की नज़र इस पर पड़ी। कुछ चाहिए था? इसने बेख्तियार पूछा था। चाय बनवानी थी, मगर आप तो पहले ही खासी मसरूफ़ हैं। इसने ज़रा तवक्कुफ़ से कहा। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। मुड़कर देगची उठाने लगी। मैं अपने कमरे में हूँ। रिजवान एक नज़र इसे देखकर चला गया। ज़ेबी ने चाय का कप तैयार किया, मगर किचन के दरवाजे से निकलते निकलते रुक गई। क्या मुझे खुद जाना चाहिए? इसने एक लम्हे के लिए सोचा। फिर इसने वहीं से किसी बच्चे को आवाज़ दी और चाय रिजवान के कमरे में भिजवा दी। यहाँ तो ज़रा सी बात का झट अफसाना बन जाएगा, इसने सोचा। दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। अरे तरबियत तो की है हमारी भावज ने ज़ेबी की। फुप्पो के कमरे में जाते और ठिठक गई। अपना नाम सुनते ही फितरी सा तजस्सुस इसके दिल में उभरा तो इसने वहीं रुककर कान दरवाजे से लगा दिए। इधर से उधर फिरकी की तरह घूमती रहती है। मजाल है जो कभी कमर सीधी करते देखा हो इसे। जब से आई है मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आते जाते खड़े खड़े पोंछ कर जाती है। फुप्पो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अरे मैं कहती हूँ, मेरी अपनी राबिया ने कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। फुप्पो के लहजे में इसके लिए प्यार ही प्यार था। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही आपा। लड़की वाकई बड़े गुणों वाली है। हर वक्त हंसती मुस्कुराती भी रहती है। कभी माथे पर बल नहीं देखा, न कभी चिढ़कर बोलते सुना है। कोई और ख़ातून भी फुप्पो की हाँ में हाँ मिलाने लगी। जब से ज़ेबी आई है, सच मेरा तो बोझ हल्का हो गया है। भाभी की आवाज़ पर एकदम चौंक गई। अपनी तारीफ़ सुनते सुनते वो भूल गई थी कि वो यहाँ भाभी को बुलाने आई थी। फ़ौरन कदमों की चाप पैदा करते हुए इसने दरवाज़ा खोला। भाभी, आपको सफ्तर भाई बुला रहे हैं। इसने सर अंदर करके भाभी को पैगाम दिया और उनके सर हिलाने पर वापस पलट गई। वो इस वक्त मैं पतंगुड़ी जाऊं रे कि इसकी अमली तफसीर नज़र आ रही थी। गोया मेरा मसला थोड़ा थोड़ा हल हो रहा है। यहाँ तो सब लोग मेरे गर्विदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ गर्विदा होने से क्या हासिल? बात कुछ आगे भी तो बढ़नी चाहिए। वो कमरे में आकर बेड पर गिर गई। अम्मा न जाने कब आएंगी। आखिर उन्हें भी तो मालूम हो उनकी बेटी कितने गुणों वाली है। इसे अम्मा का शिद्दत से इंतज़ार था। खाना लगने में अभी काफ़ी वक्त था, सो ज़ेबी भी ढोलक बजाती लड़कियों के पास आ गई। हर घर में डिश, वीसीआर सब इसकी सहूलत मौजूद थी, इसलिए तमाम लड़कियां नए नए गाने गाकर एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। वो बस चुपचाप इनके साथ बैठी तालियां बजाती रही। ए सना, ज़रा मुझे पानी तो पिलाओ। ढोलक ज़रा देर के लिए रुकी तो राबिया की चची ने अपनी बेटी को पुकारा। ज़ेबी प्लीज़। सना मुल्तजी निगाहों से इसे देखने लगी। अरे वो भी तो मेहमान है इस घर में, इसे भी 2 घड़ी बैठे रहने दिया करो। उन्होंने ज़ेबी को उठते देखकर फ़ौरन बेटी को टोक दिया। मेहमान कहाँ अम्मी, ज़ेबी तो घर वाली ही लगती है, आपने देखा नहीं? बमुश्किल 10 रोज़ हुए हैं इसे यहाँ आए हुए और हर ज़ुबान पर इसी का नाम है। सना के कहने पर ज़ेबी ने चौंक कर उसे देखा। बड़ी गहरी निगाहों से ज़ेबी को देख रही थी। ज़ेबी इसके तासुरात को कुछ समझ ना पाई थी। अरे लड़कियों, जल्दी उठो यहाँ से। सफ़िया भाभी बौखलाई हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। सारा आसमान गर्दालूद हो रहा है, बस आंधी शुरू होने ही वाली है। आंधी क्या, तूफ़ान आएगा। मुसलसल बोलती हुई नीचे आ गई। मैं तो पहले ही कह रही थी, घुटन सी है माहौल में, कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। फुप्पो ने अपना अंदाज़ा जाहिर किया। आंधी का लफ्ज़ सुनते ही ज़ेबी एकदम घबरा गई। घर में आसमान ज़रा रंग बदलता तो अम्मा हंगामा खड़ा कर देती थी। फ़लाँ चीज़ उठा लो, फ़लाँ चीज़ ढाँप दो, दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दो। अम्मा हदाई देती रहती और वो कभी इधर कभी उधर भाग भाग कर हलकान हो जाती थी। और अब यहाँ तो इतना सामान बिखरा हुआ था। इसने एक नज़र सहन में दौड़ाई। आप सब लोग उठकर कमरों में चलें ताकि चारपाई यहाँ से उठा लें। भाभी के कहने पर सब ख़वातीन उठना शुरू हो गईं। ज़ेबी ने फ़ौरन इधर उधर दौड़ते बच्चों को काबू में करना शुरू किया। तूफ़ान आने वाला है, सारी मिट्टी आंखों में चली जाएगी, भाग जाओ कमरे में। बच्चों को डरा डरा कर कमरे में भेजने लगी। सहन से चारपाइयाँ उठा उठा कर बरामदे में खड़ी करने लगी।
राबिया की कज़न समीना उसकी मदद करवाने लगी। हवा में तेज़ी आने लगी थी। ज़ेबी ने भागकर तमाम कमरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने शुरू कर दिए। ज़ेबी बहन इधर आओ ज़रा। भाभी सफ़िया ने उजलत में इसे पुकारा कि काशी उनकी गोद में रो रहा था। किचन में सारी चीज़ें यूं ही खुली पड़ी हैं, उन्हें अच्छी तरह ढाँप कर ऊपर कोई कपड़ा डाल दो, खाने में मिट्टी ना चली जाए। और मिठाई के डब्बे भी वहाँ मेज़ के नीचे रखें, उन्हें वहाँ से उठाकर अलमारी में रख दो। ताला याद से लगा देना। ये लो चाबी, संभाल कर मुझे वापस पकड़ा देना। भाभी से हदायत देकर कमरे में चली गई और वो किचन में आ गई। तमाम काम करके जब वो किचन का दरवाज़ा बंद कर रही थी, उसी वक्त बिजली चली गई। लो, एक और मुसीबत। अभी बच्चों की भां भां से पूरा कमरा गूंजने लगेगा। इसने झुंझलाकर सोचा, बाहर वाकई तूफ़ान की ही सूरत हाल थी। बारिश नाम को नहीं थी, आंधी ज़ोर पकड़ती जा रही थी। अंदाजे से ही टटोल टटोल कर कमरे में दाखिल हो गई, दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। आगे मालूम नहीं गुजरने की जगह है भी कि नहीं, इसने सोचा। इसी दौरान घुप अंधेरे में बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी थी। ज़ेबी हैरान हो गई कि कमरे में मौजूद सब बच्चे माओं की घुरकियों से डरकर चुपचाप बैठे थे। ये आवाज़ यकीनन बाहर से आ रही थी। ये कोई बच्चा रो रहा है, इसे पकड़ लें। बच्चे की रोती आवाज़ के साथ कोई मर्दाना आवाज़ उभरी थी। कहाँ है बच्चा? ज़ेबी ने वहीं खड़े खड़े आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की। यहाँ है, दरवाजे के पास। ज़ेबी ने हाथ आगे बढ़ाकर अंदाज़न बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। रोने की आवाज़ तो यहीं से आ रही है। अचानक इसके हाथ में बच्चे का बाजू आया तो इसने इसे शर्ट से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। बाकी सब लोग तो यहाँ हैं, तुम कहाँ रह गए थे? ज़ेबी ने भिन्ना कर पूछा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक इसकी कलाई मर्दाना हाथ की गिरफ्त में चली आई थी। ये लीजिए बच्चा। बच्चे का हाथ बाकायदा इसके हाथ में देकर कहा गया था। शर्मिंदगी से अपनी जगह खड़ी रह गई थी। कदमों के जाने की आवाज़ उभरी तो इसमें हरकत हुई। अम्मी, अम्मी। बच्चा सिसक रहा था। भाई ये किस बच्चे की अम्मी है? उफ़ो, मेरा मतलब है किस अम्मी का बच्चा है? इसका दिल अपना सर पीट लेने को चाहा। अरे मेरा है। मोहसिन अपने अब्बा के पास था, आंधी से डर के रो रहा होगा। किसी कोने से मतलूबा अम्मी बोली तो इसने सुकून का सांस लेकर बच्चा आगे पार्सल कर दिया। मालूम नहीं यहाँ कहीं बैठने की भी जगह है कि नहीं। इसने आहिस्तगी से आगे बढ़कर बैठने को जगह तलाश की। ये गालबन बेड है। इसने हाथ से महसूस किया, वहीं किनारे पर टिक जाना चाहा। हाय, मेरा पाँव गया। कोई निस्वानी चीख बुलंद हुई और वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। या अल्लाह, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? इसने मुंह पे दुपट्टा रखकर बमुश्किल हंसी जब्त की। कौन है यहाँ पर? इसी पाँव वाली ने खा जाने वाले लहजे में पूछा था। ज़ेबी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। क्या हो रहा है भाई? कोई मोमबत्ती वगैरह ही मंगवा लो, किसी और ख़ातून ने मशवरा दिया। रिजवान एमरजेंसी लाइट का बंदोबस्त कर रहा होगा, इतनी देर में मोमबत्ती मंगवा लेते हैं। ज़ेबी, कहाँ हो भाई तुम? भाभी ने इसे पुकारा मगर वो चुपचाप जहाँ खड़ी थी वहीं कालीन पर बैठ गई। कौन है? कपकपाती हुई सरगोशी इसके कानों से टकराई। चंद लम्हे आवाज़ पहचानने की कोशिश करती रही, फिर चौंक गई। समीना, ये तुम हो? ओह ज़ेबी। इसके सरगोशी के जवाब में समीना ने चहकना चाहा मगर इसकी पर वो भी दुबक गई। चुप रहो, दीवारों से सर टकरा टकरा कर मोमबत्ती लाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। ज़ेबी ने समीना के कान में सरगोशी की। तो क्या हम दोनों यहीं? समीना की हंसी का फव्वारा उबलने लगा। वो भी अपना कहकहा रोकने की कोशिश में बेहाल हो गई। सुबह वो उठी तो भाभी पहले ही किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। ज़्यादातर लोग अभी बिस्तरों में ही थे कि रात को बिजली आते और फिर खाना खाते काफ़ी देर हो चुकी थी। बाहर निकली तो मुंह बसोर कर रह गई। बरामदा और सहन में जैसे किसी ने मनो मट्टी ला फेंकी हो। इससे सख्त चिढ़ थी आंधी के इन दह जाने वाले तासुरात से। अब भी इससे रहा ना क्या, पाइप लगाकर बरामदे धोने शुरू कर दिए। पानी की मोटी धार से चिकना फर्श एकदम साफ़ सुथरा हो गया। इसे इस काम में बेहद लुत्फ़ आ रहा था कि इसके अपने घर में ईंटों का फर्श था जिसको धोते वक्त खासी मुशक्क़त करनी पड़ती थी। बरामदों के बाद सहन की बारी आ गई थी। बड़े मगन से अंदाज में गर्द-आलूद दीवारों पर पानी बहा रही थी। जब इसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, इसने गर्दन घुमा कर देखा। रिजवान तौलिया कंधे पर रखे हैरत से इसे देख रहा था।
بھائی یہ اتنی صبح صبح آپ کو کیا سوجھی؟ صبح؟ زیبی نے برآمدے میں لگے کلاک پہ نظر دوڑائی. پورے 9 بج رہے تھے. میرا مطلب ہے بھابھی نے کسی عورت کو کام کے لیے بلوایا تھا، وہ کر لیتی ہے سب. رضوان نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر دوبارہ کہا. فی الحال تو وہ عورت آئی نہیں اور نہ جانے کب تک آئے گی. میرا تو اس وقت تک برا حال ہو جاتا ہے اتنی مٹی دیکھ کر. اس نے پانی کی پھوار اپنے پاؤں پر ڈالی اور بعد میں پانی بند کر دیا. رضوان جواباً کچھ نہیں بولا تھا، بس ایک نظر اس کے دھلے دھلائے صاف ستھرے پیروں پر ڈالی اور باتھ روم میں گھس گیا تھا. آج مہندی کی رسم ہونی تھی اور پروگرام کے مطابق آج ہی اماں ابا کو بھی آنا تھا. وہ بڑی بے چینی سے ان کے منتظر تھے. دھیرے دھیرے شام ہونے لگی تھی. وہ اکتا سی گئی. دور دراز کے مہمان بھی آ چکے تھے اور اس وقت وہ چائے کا کپ لیے کچن سے نکلی تھی جب اچانک دروازے پر ابا اور مون کا چہرہ نظر آیا. مون بھاگ کر اس سے لپٹ گیا تھا. اماں کیوں نہیں آئی؟ اس نے چائے کا کپ مہمان خاتون کو دے کر ابا سے پوچھا. ہاں، وہ تمہاری ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نائمہ وہاں چلی گئی تھی، اس لیے تمہاری اماں کو گھر پہ رکنا پڑا. ابا نے اسے بتایا. ابا بہت کم کہیں آتے جاتے تھے، اس لیے ان کی تینوں بہنیں انہیں گھیرے میں لیے گلے شکوے کرنے لگی تھیں اور وہ سمینہ کو ابا کی آمد کا بتانے کمرے میں بھاگ گئی تھی. سمینہ نے اسے دیکھتے ہیلپ می کا نعرہ لگایا تھا کہ وہ گھنٹے بھر سے مہندی کے تھال سجا رہی تھی. ارے تم یہاں اکیلی پھنسی ہوئی ہو؟ زیبی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، خود بھی اس کی مدد کرنے لگی. بارات دوسرے شہر سے آنی تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ دوسرے شہر سے مہندی لگانے تو نہیں آ سکتے تھے. البتہ سب کزنس نے مہندی سجا کر ہلا گلا کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا. ویسے میرا خیال ہے تمہارے یہاں قیام کا مستقل پروگرام بنایا جا رہا ہے. باتوں کے دوران اچانک ہی سمینہ نے کہا تو وہ ایک دم چونک گئی. کیا مطلب؟ وہ بات سمجھ گئی تھی، دانستہ انجان بن گئی. کل تائی اماں تایا جی سے بات کر رہی تھی کہ مجھے زیبی بیحد پسند ہے. رابعہ کی شادی کے بعد بھائی بھاوج کے کانوں میں بات ڈال دوں گی، سمینہ بتا رہی تھی، اور زیبی کے آس پاس پھول جھڑیاں چھوٹنے لگی تھیں. ارے واہ اماں، تم خواہ مجھے اتنا عرصہ بدقسمت قرار دیتی رہی. ساری عمر تو گھر میں بند رکھا مجھے، نہ کسی نے دیکھا بھالا نہ پسند کیا. اب دیکھنا ایک نہیں کئی پتھر آئیں گے تمہارے گھر میں. اس کی نظروں کے سامنے وہ خواتین گھوم گئیں جن کی آنکھوں میں بارہا اس نے اپنے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھے تھے. کیا بات ہے، بہت خوش ہو رہی ہو؟ سمینہ نے اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم دیکھ کر چھیڑا. قبل از وقت کسی بات پہ کیا خوش ہونا؟ اس نے فوراً سنجیدگی اختیار کی. میں تو اس موم بتی پہ ہنس رہی ہوں جسے میں ہر بار تھال میں لگاتی ہوں اور یہ ہر بار کسی بوڑھی عورت کی طرح جھونکنے لگتی ہے. اس نے موم بتی سمینہ کے سامنے لہرائی تو بے اختیار ہنس دی. تم کب تک یوں ہی مائیوں والے ہولیے میں گھومتی رہو گی؟ خالی برتن لیے کچن میں داخل ہی ہوئی تھی. جب سمینہ نے برتن اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سنک میں رکھے، بازو سے گھسیٹتی باہر لے گئی. بھائی صبر تو کرو، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ. تمہاری وجہ سے ابھی تک میں نے کپڑے نہیں بدلے. میرا خیال ہے اگر تمہیں دیکھتی رہی تو اسی ہولیے میں سونا پڑے گا مجھے. سمینہ نے اسے کمرے میں دھکیلا، دروازہ بند کر دیا. سنو، کون سا پہنوں ان میں سے؟ زیبی نے 2 سوٹ نکال کر سمینہ کے سامنے لہرائے. میرا خیال ہے یہ ٹھیک رہے گا. سمینہ نے سیاہ جارجٹ کے کرتے کو منتخب کیا جس پر گولڈن دبکے کا نازک سا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں گولڈن شلوار اور بلیک ہی دوپٹہ تھا. کپڑے بدل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو وہاں ہر قسم کا میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا. لگتا ہے خوب تیاری کی گئی ہے. اس نے فاؤنڈیشن کریم اٹھا لی. ارے کوئی ایسی ویسی، تم ثنا کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی. میرون گھاگرا پہنا ہے اس نے، فل میک اپ کے ساتھ بڑی زبردست لگ رہی ہے. سمینہ نے بال برش کرتے ہوئے کہا اور فاؤنڈیشن کریم لگانے کے بعد اس نے ہلکا سا فیس پاؤڈر لگایا اور براؤن لپسٹک لائنر سے ہونٹوں کو خوبصورت شیپ دے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی. بس، سمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا. نہ کوئی آئی لائنر، نہ بلش آن، نہ مسکارا. بس یار اتنا ہی ٹھیک ہے. بیٹھ کر سمینہ کو میک اپ کرتے دیکھنے لگی. ویسے بھی اماں نے خاص تاکید کی تھی کہ میک اپ چہرے پر تھوپنے کی ضرورت نہیں. شادی شدہ اور کنواری لڑکیوں میں فرق نظر آنا چاہیے. اوہو، تو اماں کی نصیحت پر عمل کر رہی ہو. واہ بھائی، تم تو واقعی بہت بی ہو. سمینہ نے لپ گلوس ہونٹوں پر لگا کر آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا. تیار ہو کر دونوں باہر نکلیں تو اس حصے میں خاصی خاموشی تھی.
घर के पिछली तरफ बने बड़े से बाग से ढोलक की आवाज़ आ रही थी और लड़कियों के गाने की भी। वो सीधी वहीं चली गई। रोशनी का खूब इंतज़ाम किया हुआ था। राबिया पीले सूट में सर झुकाए सब लड़कियों के दरमियान बैठी हुई थी। ज़ेबी प्लीज़, मैं कैमरा वहीं ड्रेसिंग टेबल की दराज में भूल आई हूँ, वो उठा के लाओ। भाभी से देखते ही बोली थी। चलो, एक ये मुसीबत रहती थी अभी। समीना के मुंह बनाने पर इसे हंसी आ गई। वो दोनों राहदारी से मुड़ी तो अचानक कोई सामने आ गया। वाह भाई, आज तो लोग पहचाने ही नहीं जा रहे। वह हम्माद हसन था, इसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता हुआ। ज़ेबी ने इस बेतकल्लुफ़ी पर खासी नागवारी से इसे घूरा था। वो मुझे सफ़िया भाभी से कुछ काम था, कहाँ होंगी वो? हम्माद ने फ़ौरन संजीदगी से पूछा। मालूम नहीं, हम हर वक्त उन्हें जेब में तो नहीं रखे फिरते। इसके चिढ़कर जवाब देने पर समीना ने इसे कोहनी मारी। वो पीछे बाग में है, समीना ने कहा तो एक तरफ होकर आके गुजर गया। बेवकूफ़ लड़की, ये इस घर के ख़ास मेहमानों में से है, सर आँखों पर बिठाया जाता है इन्हें। क्यों, घर में सोफ़े कुर्सियाँ नहीं हैं? इसके सवाल को समीना ने नज़रअंदाज कर दिया था। इतना बड़ा घर है इनका, देखो तो आंखें खुली की खुली रह जाएं। होगा, हमारे किस काम का? इसने दराज खोलकर कैमरा निकाला। बहन कोई नहीं इनकी, दो बड़े भाई हैं, लाखों का जहेज़ लाई हैं इनकी भाभियाँ। समीना पूरी तरह मुतासिर नज़र आ रही थी। हमारी तरफ से अरबों खरबों का ले आए। समीना ने इसकी बेजारी देखी तो मज़ीद मालूमात देने का इरादा मुस्तरद कर दिया। कैमरा लेकर वापस आई तो रिजवान उन्हीं के इंतज़ार में था। कैमरा इसके हाथ में देते हुए ज़ेबी ने नोट किया कि इसे देखते हुए रिजवान की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत सी उभरी थी। दूल्हा भाई दूध पी लीजिए। हम नहीं पीते। दूल्हा के कोरे जवाब पर सब कज़न्स ने हैरत से एक दूसरे का मुंह देखा था। क्यों दूल्हा भाई, हम जानते हैं दूध का एक गिलास हमें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने तायराना नज़र हसीनों के जम्मे गफ़ीर पर डाली। उफ़, दूल्हा भाई तो बहुत कंजूस हैं। ज़ारा का सदमे से बुरा हाल हो गया। दूल्हा भाई ज़रा हौसले से काम लीजिए, फ़ी बंदी 1000 रुपया दे दीजिएगा। सिर्फ 15-16 हज़ार निकलेंगे आपकी जेब से। सना ने सारा ज़ोर सिर्फ पर दिया था। 15-16 हज़ार, और वो भी सिर्फ। दूल्हा के दोस्तों की हैरत के मारे आंखें फट गईं। मैं बेहोश होने वाला हूँ। दूल्हा का छोटा भाई ज़्यादा ही कमज़ोर दिल वाक़ हुआ था। कोई बात नहीं, हम आपको आपके ही मौजे सुंघा कर होश में ले आएंगे। सना उनकी एक्टिंग पर चिढ़ गई थी। देखें जी, मैं वाकई दूध नहीं पीता। दूल्हा भाई ने बेचारगी से उन्हें यकीन दिलाना चाहा। अब हम दूध पिलाई की रस्म में आपको पेप्सी तो पिला नहीं सकते। अरे बेटा, ज़रा सा चख लो, रस्म ही तो पूरी करनी है ना। किसी बुज़ुर्ग खातून ने बड़ा मुफीद मशवरा दिया था। दूल्हा ने जैसे तैसे घूंट भर कर गिलास वापस किया और जेब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। खुदा का शुक्र है। सब लड़कियों ने इत्मीनान का सांस लिया। हाय, उनका इत्मीनान भरा सांस दरमियान में ही दम तोड़ गया था। दूल्हा साहब ने नहायत इत्मीनान से जेब से रुमाल निकाल कर मुँह साफ़ किया, रुमाल दोबारा जेब में घुसाया और हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए। लड़कों की दबी दबी हंसी पर लड़कियां रूहान सी हो गई थीं। भाई, मज़ीद तंग मत करें, इनके उतरे चेहरे देखकर हमारे दिल को कुछ होने लगा है। दूल्हा का भाई वाकई बहुत कमज़ोर दिल रखता था। इसकी सिफारिश पर दूल्हा ने हाथ दोबारा जेब में डाला और इस दफ़ा इसके हाथ में हरे हरे नोट देखकर लड़कियां खुशी से झूम गई थीं। राबिया की रुखसती के बाद हर एक पर जैसे एकदम ही थकन आन वारिद हुई थी। ख़वातीन एक दूसरे के कानों में मुँह दिए राबिया के ससुराल वालों पर तबसरा फरमा रही थीं। लड़कियां एक कमरे में अपनी थकन उतार रही थीं। साथ साथ बरी के जोड़ों पर बातचीत चल रही थी। हाय खुदा के लिए, कोई मुझे खाने को कुछ ला दे। ज़ारा कालीन पर फसकड़ा मारे बैठी थी। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, वापसी पर तुम्हारे लिए कुछ लेती आऊँगी, ज़ेबी कहती हुई उठ खड़ी हुई। कहाँ हैं आपकी वज़ीर ख़ास? वो बाग में मून को देखने आई थी। किचन की खिड़की से रिजवान की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। कौन? ज़ेबी? भाभी किचन में मौजूद थी। जी हाँ, वही। उन्हें देखकर हमेशा ये एहसास होता है कि सारी दुनिया उन्हीं के कंधों पर चल रही है। रिजवान का लहजा इसे मज़हक़ा ख़ेज़ लगा था। भाई, इसमें तो कोई शक नहीं, वाकई बहुत ज़िम्मेदार लड़की है, भाभी ने संजीदगी से कहा। मुझे तो पसंद है ही, अम्मी भी इसे बहू बनाने के लिए तैयार बैठी हैं। बट रिजवान इस इंकशाफ पर हैरत ज़दा रह गया था। ऐसी क्या बात नज़र आ गई है इसमें जो आप लोगों ने झटपट ये फ़ैसला कर लिया?
بھائی اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ گھرداری میں ماہر ہے، خوش اخلاق ہے، خدمت گزار ہے، شکل و صورت کی بھی اچھی ہے، اور کیا چاہیے؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ زیبی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑکی کے قریب کھسک گئی تھی۔ اس کی خدمت گزاری امی کو اور گھرداری آپ کو متاثر کر سکتی ہے بھابھی۔ میں اپنی بیوی میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی زیبی میں موجود نہیں۔ رضوان کے تلخ لہجے پر باہر کھڑی زیبی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کیوں؟ ایسی کون سی خوبیاں چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی میں؟ بھابھی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دیکھیں بھابھی، آج میں صرف ایک انجینئر ہوں۔ صرف چند ماہ بعد میں اپنی کمپنی کی طرف سے کینیڈا جا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں میرا سٹیٹس کتنا ہائی ہو جائے گا۔ اس زیبی جیسی لڑکیاں ہائی سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی۔ یہ صرف ہانڈی چولہا گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتی ہیں اور بس۔ زیبی کو لگا اس کے آس پاس کی زمین ہل رہی ہے۔ اور آپ خود سوچیں بھابھی، یہ سب کام تو چند 100 روپے کے عوض ملازم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوکری اور گھرداری میں کوئی فرق ہی نہیں؟ بھابھی کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی، اور وہ خود بھی مکمل طور پر ہاؤس وائف تھیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، میں بہرحال ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں جو ویل ڈریس ہو، ہر نئے فیشن سے آگاہ ہو، خود کو سنوارنا جانتی ہو، کسی محفل میں میرے ساتھ جائے تو میں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر اس کے ساتھ چلوں۔ اور کل دیکھا تھا آپ نے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کے فنکشن کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اس کے والدین زیادہ فیشن پسند نہیں کرتے، اسی لیے اس کا تو سادہ نظر آ رہی تھی۔ بھابھی نے کمزور لہجے میں اس کا دفاع کیا تھا۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں مسلسل والدین کے دباؤ میں رہتی ہیں۔ انہیں نہ شخصی آزادی حاصل ہوتی ہے نہ مالی، اور جب انہیں یہ سب ملتا ہے تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ پاتی، یا تو اپنے خول میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں یا پھر ان کی عیاشیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں۔ بس کرو رضوان، تم اس وقت متوسط گھرانے کی لڑکیوں میں اس طرح عیب نکال دے ہو جیسے تم کوئی جدی پشتی لینڈ لاٹ ہو۔ بھابھی کے لہجے میں غصہ چھلک رہا تھا۔ جدی پشتی تو نہیں، البتہ مستقبل کا لینڈ لاٹ ضرور ہوں۔ آپ امی سے کہہ دیں زیبی کو چھوڑیں، ثنا کے بارے میں سوچیں۔ اس میں نہ صرف میرے مطلوبہ اور صاف ہیں بلکہ مالی لحاظ سے بھی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتی ہے۔ رضوان بول رہا تھا مگر زیبی کے صبر کی حد بس یہیں تک تھی۔ سر پٹ بھاگتی ہوئی کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ اتنی ذلت! اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا سمجھتی تھی میں، پھپھو اور بھابھی کی خدمتیں کر کے انہیں رام کر لوں گی؟ رضوان ان کی مرضی پہ فوراً سر جھکا دے گا؟ نہیں، یہ کوئی ناپسند کھانا نہیں تھا کہ جسے بھابھی کے کہنے پر فوراً کھا لیتا، اور نہ ہی یہ پھپھو کا بے وقت بازار جانے کا آرڈر تھا کہ وہ اپنے موڈ کی پرواہ کیے بغیر بازار چل پڑتا۔ یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ تھا، اسے پورا حق تھا فیصلہ کرنے کا۔ مگر اس نے یہ سب کیوں کہا؟ تکیے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میرے ماں باپ کی جائز پابندیوں کو میرا عیب بنا دیا۔ ہاں، میں ثنا کی طرح ڈیکوریشن پیس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں صرف ہانڈی چولہا کر سکتی ہوں، صرف جھاڑو پوچھا کر سکتی ہوں کہ میری تربیت میں بس یہی کچھ شامل ہے۔ پاگل تھی میں، یہ بھول گئی تھی کہ یہ دولت اور حسن پہ مرنے والی دنیا ہے۔ میرے جیسے متوسط گھرانے کی لڑکیاں کلرک اور اسکول ماسٹروں کے گھر چلا سکتی ہیں، اور بس۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ یہ سب میرے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ میں نے سب کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ میں نے بچوں کے بہتے آنسو صاف کیے کیونکہ اس میں میری اپنی غرض شامل تھی۔ میں نے بزرگوں کی خدمت کی تو اپنے مفاد کی خاطر۔ جب نیت ہی کھوٹی تھی تو یہی حاصل ہونا تھا۔ کیا ہوتا اگر خود کو سپر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتی؟ اماں کچھ راتیں اور جا کر گزار لیتی، سکینہ خالہ بیچاری کہہ کر میری خراب قسمت پر اظہار افسوس کر لیتی۔ کیا ہوتا اگر میری ہم عمر تمام لڑکیاں بیاہی جاتیں؟ کم از کم آج خود سے شرم تو نہ آ رہی ہوتی، خدا کی ناراضگی تو نہ سہنی پڑتی۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں اور چہرہ خشک کیا۔ اس روز جب چھوٹی پھپھو نے سر دبانے کو کہا تھا تو میں ہنستے مسکراتے ان کا سر دبانے لگی تھی۔ دل میں تو ایک ہی خواہش ابھری تھی، گلا نہ دبا دوں۔ اور جب صفیہ بھابھی کے بیٹے نے میرے سامنے سے سالن کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی تھی، جبکہ مجھے بے تحاشا بھوک بھی لگی تھی، میں نے مسکرا کر کہا تھا چلو تم کھا لو، جبکہ دل میں تاؤ کھا کر چیخی تھی موٹا پیٹو، اللہ کرے ہضم ہی نہ ہو۔ ہائے اب کیا ایک ایک سے جا کر معافی مانگوں؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے بے چین ہو گئی تھی۔
लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे और मैं क्या कहकर माफ़ी मांगूंगी। उठकर कमरे में चक्कर काटने लगी। अल्लाह मियाँ जी, बस एक बार माफ़ कर दें, आइंदा कभी ऐसा दोगलापन नहीं करूँगी, भले सारी उम्र कमारी बैठी रहूँ। वो फ़ौरन सजदे में गिर गई थी। रिजवान की बातें इसके दिल से एकदम ही गायब हो गई थी। बस ये एहसास दिल में जागोज़ें था कि वो गुनाहगार है। लिहाजा कितनी देर वो सजदे में गिरी आंसू बहाकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगती रही और इस वक्त चौंकी मुंह धड़ धड़ दरवाज़ा बजा रहा था। क्या है? इसने उठकर दरवाज़ा खोला। आप ही लाइट तो जलाएं। मोहन के कहने पर इसे अंदाज़ा हुआ रात हो चुकी थी और कमरे में घुप अंधेरा था। इसने आगे बढ़कर लाइट जलाती। अब्बा कह रहे हैं अपना सामान पैक कर लें, हम लोग सुबह रवाना हो जाएंगे। मोहन इसे पैगाम देकर भाग गया था। इसने बाथरूम में जाकर चेहरे को खूब धोया और रोने के सब आसार मिट जाए। फिर तौलिए से चेहरा खुश करके बाहर निकल आई। राहदारी से मुड़ते हुए वो किसी से टकराते टकराते बची थी। इसने एक तरफ होकर गुजरना चाहा, सामने वाला खिसक कर सामने आ गया था। वो दूसरी तरफ बढ़ी। वो दीवार बना ज्यों का त्यों फिर सामने खड़ा था। कौन बदतमीज़ है ये? इसने राहदारी के आखिरी सिरे पर लगे बल्ब की रोशनी में सामने वाले को पहचानना चाहा। वो हम्माद हसन था, सफ़िया भाभी के ताया की साली का न जाने क्या क्या। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं मालूम सफ़िया भाभी कहाँ है। वो गर्दन मोड़कर बाग की तरफ देखने लगी। जी, मैंने कुछ और पूछना था। फिर कभी पूछ लीजिएगा, मुझे ज़रा काम है। इसने मसरूफ़ से अंदाज में कहकर आगे बढ़ना चाहा, मगर रास्ता अभी भी ब्लॉक था। प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात है। स्टोन पर हाथ टिकाकर मज़ीद फैल गया था। जी पूछिए। इसने जान छुड़ानी चाहिए सब फ़ौरन कह दिया। विल यू मैरी मी? इसका सवाल ठक से इसके कानों से टकराया था। जी। ज़ेबी ने इसे नीम तारीकी में घूरना चाहा। क्या हुआ? इंग्लिश समझ में नहीं आती? नहीं। इसके मुस्कुराते लहजे पर वो जल गई थी। कोई बात नहीं, निकाह उर्दू में पढ़वा लेंगे। इसने गोया मसला हल कर दिया था। देखिए, मैं वाकई आपके बारे में संजीदा हूँ। इसकी खामोशी पर हम्माद ने संजीदगी से कहा था। ये मील ऑनर। इसने सर उठाकर इसे देखा, जो बड़ी ईमानदारी से इसके सामने खड़ा अपने जज्बों का इजहार कर रहा था। हम्माद साहब, मैं एक मामूली से क्लर्क की बेटी हूँ। मेरा 5 मरले का घर तंगो तारीख गलियों में वाक़ है। इसका सर उठा हुआ और लहजा हर किस्म की महरूमी से पाक था। मैंने ब्याह कर आपके घर नहीं जाना, आप ब्याह कर मेरे घर आएंगी। हम्माद को इसकी नाकस मालूमात पर अफसोस हुआ। मैं लाखों का जहेज़ लेकर नहीं आऊँगी तो गोया आप हमारे यहाँ आने पर रजामंद हो रही हैं। हम्माद इसके जुमले को हंसी में उड़ा गया था। मैं घर के सब काम अपने हाथों से करती हूँ। जी हाँ, मेरी भी यही मजबूरी है। कोई दूसरा अपने हाथ देने पे राज़ी नहीं होता। वो किसी तौर संजीदा नहीं हो रहा था। ज़ेबी की आंखें भर आईं। मैं अपर क्लास लड़कियों की तरह उल्टा सीधा फैशन करके महफिलों में नहीं जा सकती। हम्माद ने देखा, आंसू एक लकीर की सूरत इसकी आंखों से बह निकले थे। महज़ेब, आप सिर्फ मेरे दिल में रहेंगी या मेरे घर में? हमारी सोसाइटी में हर लड़की शम्माई महफिल बन सकती है। मुझे एक घर वाली की ज़रूरत है जो अपने हाथों से खाना पकाए और अपने हाथों से खिलाए। जब मैं बाहर की दोगली दुनिया से निकलकर घर में कदम रखूं तो इसकी बेरिया मुस्कुराहट मेरी सारी थकन समेट ले। जो ख़ुद को संवारे तो मेरे लिए। वो कहता रहा और ज़ेबी रुख मोड़कर सतून के पास आ खड़ी हुई। क्या मेरी तौबा इतनी जल्दी कबूल हो गई? इसने तारों भरे सियाह आसमान को देखा। आंसुओं से ताकतवर चीज़ और कोई नहीं। कोई भी मौका हो, सारे बंद तोड़ देते हैं। इसका चेहरा भी आंसुओं से भीग गया था। क्यों? ये तो वो भी नहीं जानती थी। शायद खुदा के हजूर तौबा कबूल हो जाने की खुशी थी, या फिर ये खुशकुन एहसास इसे रुला गया था कि इस दुनिया में कोई है जो अपने जज्बों की सच्चाई के साथ इसका तलबगार है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? एन इसके पीछे आ खड़ा हुआ था। ज़ेबी ने फ़ौरन आंसू पोंछ डाले। कुछ तो बोलिए, या फिर मैं ये समझ लूँ कि खामोशी इकरार का दूसरा नाम होती है। अब के ज़ेबी दानिस्ता तौर पर खामोश रही थी। अलबत्ता इसके लबों की धीमी मुस्कान ने हम्माद को बहुत कुछ समझा दिया था। इसने इत्मीनान भरा सांस लेकर आसमान पर अधूरे चाँद को देखा। ये चाँद अधूरा है। इसके कहने पर ज़ेबी ने सर उठाकर अधूरे चाँद पे नज़रें काट दी। पूरा चाँद इंशाअल्लाह हम अपने घर में देखेंगे।
حماد کے لہجے میں یقین تھا۔ چاند ادھورا کب ہے؟ یہ تو پورا ہو گیا ہے ابھی اسی لمحے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کے خوابوں کا امین تھا۔ اللہ حافظ۔